Welcome back to Shekhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। लास्ट वीक भी एक अच्छा एपिसोड पेश किया। आज हमारे मेहमान हैं जनाब शफ़क़त अली FCMA सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने दोबारा चांस दिया है अपने व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए कम से कम अच्छे व्यूज शेयर हो जाएं और ताकि कोई सीख सके, स्पेशली हमारे जो इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसमें हॉट टॉपिक है, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेयर सर शफ़क़त भाई, ये जो स्टॉक मार्केट आपने कहा है हॉट टॉपिक है, स्टॉक मार्केट में हर कोई चाहता है, बल्कि हर कोई ये चाहता है कि वो ओवरनाइट या शॉर्टकट ऐसा मिले ज़िंदगी में कि वो अगर उसके पास 100 है तो वो 200 हो जाए, फिर 300 हो जाए। ये यूजुअली एवरी ह्यूमन बीइंग विल डिज़ायर। लेकिन जितनी हम ऐसी डिज़ायर करते हैं, जितना हमें समझते हैं कि दूसरों की मिसालें हम देते रहते हैं, फलाने ने ऐसे किया, फला स्टॉक मार्केट में गया, कैपिटल मार्केट में उसमें इन्वॉल्व हुआ, एकदम उसके छक्के लगने शुरू हो गए। और उतना ही साथ-साथ ये भी होता है, कई एक दूसरे को समझाने वाले कहते हैं या स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। किसी बिज़नेस में भी, हर बिज़नेस में रिस्क है, लेकिन कहते हैं स्टॉक मार्केट क्योंकि एक उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन और हज़रात, सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो तो स्टॉक मार्केट का एक ओवरऑल फैक्टर है, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं, और कुछ फैक्टर जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, और दैट्स व्हाई दे क्रिएट वोलेटिलिटी एंड रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। अब आज के ये जो इस टॉपिक पे कि रिस्क तो है ही, तो रिस्क को स्टडी कैसे करना है और रिस्क को इवैल्यूएट कैसे करना है, और फिर रिस्क में ही रहते हुए अपना बिजनेस को कैसे करना है। इफ यू वांट टू अर्न, या तो रिस्क का नाम लेकर हम उस पर डरते रहे, तो देखिए ऐसा तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो आज का ये हमारा एपिसोड, हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि रिस्क को रीड आउट कैसे करना है, और आप उस रिस्क में रहते हुए हम उसको मिनिमाइज कैसे करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल हम शफ़क़त भाई से पूछते हैं। शफ़क़त भाई, फिर आप हमें बता दें कि जो स्टॉक मार्केट का रिस्क है, जब भी हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, तो रिस्क तो है, तो क्या ये उसके साथ जुड़ा रहता है, या कुछ ऐसे सीजन भी आता है, या कुछ ऐसी हमारे पास शेयर्स भी हैं जिसमें रिस्क नहीं है? तो थोड़ा सा जस्ट थोड़ी सी पहले बेसिक बताइएगा, फिर हम उससे आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात ये है कि रिस्क एक एक फार्मूला है, हमारा इकोनॉमिकल फार्मूला है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो रिस्क तो कैरी करना पड़ता है हर एक बिजनेस में। अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई आप यूनिट लगाते हैं, कोई जो बिजनेस शुरू करते हैं या कोई शॉप खोलते हैं, तो रिस्क तो है, उसमें भी कैरी करते हैं आप। इशू ये होता है कि रिस्क को आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, आप कैसे रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि रिटर्न भी आपको मॉडरेट मिल जाए। अच्छा, एक आपने बात की रिस्क को मिटिगेशन और रिस्क, इसकी थोड़ी सी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए, व्हाट इज कॉल्ड द मिटिगेशन ऑफ रिस्क? रिस्क मिटिगेशन मीन कि आप रिटर्न को मॉडरेट करें। पहली बात है कि रिटर्न आप मॉडरेट समझिए, हाई रिटर्न पे न जाए। जब आपको किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी सिक्योरिटीज में आप हाई रिस्क पे, आप हाई रिटर्न करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, तो आपको रिस्क भी हाई होगा आपका। तो कोशिश करें रिस्क मिटिगेट करने का मतलब ये है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप किसी एक स्क्रिप्ट में पोजीशन न लें, आप अपने जो रिस्क है उसमें डाइवर्सिफाई करें, और कोशिश करें कि आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाएं, कंपनी के र्यूमर्स पे न जाएं। यूजुअली मार्केट में र्यूमर्स चलती है, और र्यूमर्स से लोग प्ले करते हैं, और उसमें हाई रिस्क होता है और देन डेफिनेटली हाई रिटर्न भी होता है। हाई रिटर्न होगा तो डेफिनेटली हाई लॉस भी होगा। अच्छा, अब तक जो मैं समझ चुका हूँ, अपना शफ़क़त भाई, आप कह रहे हैं इट इज आवर एक्सपेक्टेशन। जितनी हम हाई एक्सपेक्टेशन पे अपने आप अपना टारगेट या गोल को उसकी सेटिंग करते हैं, इसका मतलब उतने ही हम रिस्क में ज्यादा चलेंगे, या देयर आर एग्जैक्टली, चांसेस। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला जी। आप अगर रिस्क समझते हैं कि रिटर्न हाई मिलना चाहिए, तो आपको रिस्क भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाई होगा। तो ठीक। यूजुअली स्टॉक मार्केट में
दो तरह के लोग जो हैं वो आई थिंक मैंने देखा है प्ले करते हैं, 3 तरह के लोग बेसिकली। एक तो वो जो उनका काम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम्म, तो मार्केट अप्स एंड डाउन अगर आ भी जाएँ, वो लूज़र नहीं होते, अल्टीमेटली गेनर्स ही होते हैं। दूसरे लोग हैं जो मॉडरेट हैं, जो प्ले भी करते हैं शॉर्ट टर्म, लेकिन अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। शकुन भाई, जो पहली किस्म आपने बताई है कि द पीपल हु हैव द पेशेंस, हु हैव द प्रॉपर जो उसका एनालिसिस करके चलते हैं, वो अ, कम रिस्क लेते हैं। बल्कि वो हम पहले अच्छे इन्वेस्टर को करें कि जी वो इन्वेस्टर जो यूजुअली गेनर होते हैं, व्हाटएवर हैपेंस इन द दे एंड अप एज ए गेनर। पहले हम उनकी मिसाल दे दें, वो करते क्या है, उनके क्या फार्मूले होते हैं चीजों को करने के। मैं इसमें सर अगर एक मिसाल दूँ, हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं, जिनसे कभी वो मार्केट के अप्स डाउन में कभी वरी नहीं होते। हम्म, मैंने एक दफ़ा एक हमारे बड़े सीनियर ब्रोकर्स हैं, उनसे एक क्वेश्चन किया था, सर मार्केट्स अप्स एंड डाउन आए एवरी 4-5 ईयर्स बाद अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अप्स एंड डाउन्स में लोग परेशान भी होते हैं, लोग मार्केट में क्विट भी करते हैं और नए लोग आते हैं, लेकिन आप बहुत लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं आप। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी फार्मूला मुझे दिया। उसने कहा जी बात ये है कि मैं कभी रनर के पीछे ना भागता, नहीं कभी रनर्स को फॉलो नहीं करता, मैं रनर बनता हूँ। मैं लीड करने की कोशिश करता हूँ। मैं बगैर फंडामेंटल्स पे, बगैर स्टडी किए हुए किसी इन्वेस्टमेंट में जाता नहीं, और हर रोज मार्केट में एंटर नहीं होता। मेरा काम, अगर मुझे 2 दिन भी स्टडी करनी पड़े, वीक भी स्टडी करनी पड़े किसी एक मुख्तलिफ सेक्टर को या मुख्तलिफ स्क्रिप्स कंपनी को, उसके बाद मैं फैसला करता हूँ कि अब मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है। और ये उसमें आपने ना कि बड़ी सिर्फ अच्छा मैं एक उसका करंट स्टेटस फार्मूला का, नंबर वन, फार्मूला नंबर वन ये दे दीजिए जी, मैं रनर के पीछे भागता नहीं हूँ, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ रनर्स को लीड करूँ। लीड और करना। यस, और दूसरा ये है कि मैं हर रोज एंटर होने की लाजमी नहीं है कि मैं एंटर हूँ मार्केट में, मुझे जरूरी नहीं है। अगर मुझे डेफिनेटली। एक वीक्स भी लग जाए उसको स्टडी करने में कि कहाँ से मैंने एंटर होने हैं, मैं एक प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ एंटर होता हूँ। दो बातें होगी सर, जबरदस्त एग्जैक्टली। पॉइंट आप दे रहे हैं, अच्छा, जबरदस्त अब पॉइंट मैं फॉरवर्ड जब है। जब मैं स्टडी करके अपना एक टाइम कंज्यूम करके मार्केट में एंटर होऊंगा, तो फिर मुझे एक शॉर्ट टर्म के लिए तो एंटर नहीं होता। सही। मैं तो ऐसी कंपनी सेलेक्ट करूंगा जिसका ग्रोथ रेट मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर ग्रोथ रेट इसका बेहतर है। इसका हिस्ट्री में की बेस पे इसका जो है 5 साल अगर देखें, उसको स्टडी करें, उसका एनालिसिस करें, तो आपको एक कम से कम स्टेबल ग्रोथ नजर आएगी। आप तो स्टेबल ग्रोथ जिसमें होगी, तो उसमें आपको स्टूडेंट्स स्टडी विंस द रेस वाला फार्मूला होगा, उसमें तो आप डेफिनेटली गेन करेंगे। लेकिन आप अगर, तो अच्छा ये तो एक इन्वेस्टर हो और उसमें डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है। अगर मैंने आप कंज्यूम किया है एक वीक टू स्टडी द स्क्रिप्ट्स, तो मैंने उसको सेल करने के लिए नहीं किया कि 2 दिन बाद 2 रुपये बढ़ गया और मैं इसको सेल कर दूं, या 10 रुपये बढ़ गया और मैं इसको स्क्वेयर अप कर लूं या री एंटर हो जाऊं उसमें जाके। तो मेरा फैसला जो होगा वो वन टाइम होगा, और वो सोच समझ के होगा। तो वो एक कैटेगरी है जो कि बड़ी उसकी रेशियो बहुत कम है हम्म, मार्केट में। रेशियो आई थिंक, अगर मैं टू बी ऑन कंजर्वेटिव साइड, तो 2-3% से ज्यादा लोग नहीं है जो इस हमारी मार्केट में, हमारी स्पेशल पाकिस्तान मार्केट में वो प्ले करते हैं, वो जो जब ऐसे शकुन भाई, इन्वेस्टर ये हैं। अक्सर मैंने देखा इन्वेस्टर्स के जब हम बात करते हैं, एक तो उन्हें एंटर होने की बड़ी जल्दी होती है कि मैं पीछे क्यों, मैं पीछे ना रह सबसे जाऊं, बड़ी मैं फटाफट एंटर हो सबसे जाऊं, बड़ा कोई ना कोई स्क्रिप्ट मैं ले लूं। अच्छा, जो ही वो कोई सबसे स्क्रिप्ट बड़ा लेते हैं, इशू। फिर उनको एग्जिट के लिए बड़ी जल्दी होती है। या मैंने ले लिया पैसा, मेरा ब्लॉक हो गया, आज ऊपर हो गया, नीचे हो गया, वो उसी टेम्पटेशन में लेते वक्त भी एंग्जाइटी में है, और उसको एग्जिट करते वक्त भी एंग्जाइटी में है। एट द एंड ऑफ द डे वो एक अच्छी खासी परेशानी का मैंने देखा शिकार होते हैं सर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब सेकंड जो हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं जो बेसिकली प्ले भी करते हैं, और वो थोड़े से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के इन बिटवीन चलते हैं। उसकी ऐसा नहीं इंट्रा डे स्क्वेयर अप करें या इंट्रा सेटलमेंट साइकिल मीन के सेटलमेंट डे से पहले पहले बेच दें या निकल जाएं, तो वो नहीं होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्टडी नहीं करते, लेकिन पहला रिसर्च रिपोर्ट पे बेस करते हैं, और रिसर्च रिपोर्ट को डाइवर्सिफाई करते हैं, नॉट इन वन स्क्रिप्ट। अगर उनको नजर आ जाए कि मुझे कोई टिप मिल जाए, कोई अच्छी रिपोर्ट मिल जाए, एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो अपना सारा सारी इन्वेस्टमेंट, अपना पूरा पोर्टफोलियो, अपनी किटी एक इन्वेस्टर, किसी
एक आध कंपनी में नहीं करते, वो एक बकेट बना के चलते हैं और बकेट से वो गेन करते हैं। तो डेफिनेटली अगर बकेट बना के चलेंगे, इफ यू सिलेक्ट 10 स्क्रिप्ट्स और उसमें आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करें फॉर अ शॉर्टर टाइम, तो आपका रिस्क, तो डेफिनेटली एक कंपनी है वो आपको गेन कर रही है बड़ा, मे बी विद इन अ मंथ टाइम 20% रेज कर रही है, दूसरी माइट भी 2% रेज करें। सही इस बात। तरह अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो आप समझेंगे कि यार मैं तो मॉडरेट लेवल पे हूँ, आई एम अर्निंग 4-5% पर मंथ, दिस इज अच्छा, आई इसमें थिंक फॉर माय बिजनेस। ये बिजनेस का एक फॉर्मूला भी तो है, अंग्रेजी में है लेकिन मैं उर्दू में बताऊंगा कि अपने अंडे तमाम के तमाम एक ही बास्केट में ना डालें। ना रखें, बिल्कुल सही, ये डू फार्मूला, नॉट ये पुट तो योर हमारी ऑल टीम द में एग इन वन बास्केट। ये आप अपने रिस्क को खुद बढ़ा रहे हैं। तो रिस्क एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली मार्केट के किसी फैक्टर का रिस्क नहीं है। ये उस फैक्टर का रिस्क है जो डिसीजन आपने किया है या करना है कि अपने अंडे एक बास्केट में डालने हैं या एक बुके बनाना है, जैसे शफकत भाई कह रहे बिल्कुल सही। अच्छा, ये लोग जो है ये स्लोली चलते हैं, थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन विद कैलकुलेशन, हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं ये लोग। तो ये लोग मार्केट में आप समझिए, अगर एवरेज देखें तो ये शायद प्रॉब्ली मोर देन 60% होंगे लोग जो मॉडरेट रिस्क करते हैं, मे बी आप इससे कम हो, लेकिन जो मेजॉरिटी हम 40% लोग हैं, वो लोग हैं जो आते ही विन करने के लिए, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो रूमर्स पे बेस करते हैं, वो सुनी सुनाई बातों को बेस करते हैं और एक ही बास्केट में अपने अंडे रख के उसके बाद सारे ज़ाय कर लेते हैं। हम्म। और वो एक लेवल नज़र आता है उनको, कोई 1 महीना 2 महीना तो बड़ी ग्रोथ नज़र आती है, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन जब मार्केट रिवर्स होती है, तो उस वक़्त वो घर के एसेट्स भी दे देते हैं। और बड़ा कमाल की बात ये है कि जो जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी है, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वो जब वापस रिटर्न होती है मार्केट, तो उसकी लिमिट नहीं होती। और उसमें फिर आप क्योंकि जब आप लूज़ एंड पे जाते हैं, जब आप एक गेन करके थोड़ा-सा मार्केट रिवर्स होती है, तो फिर आपका हिम्मत नहीं बढ़ती और आप समझते हैं कि ये जो पैसा मैंने गेन किया हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने इसको एक्वायर कर लिया है, ये इसमें से मैं लॉस कर रहा हूँ। वो अल्टीमेटली वेट करते-करते उस बॉटम पे जाके बेचते हैं कि फिर मार्केट से तौबा करके निकल जाते हैं। हम्म, तो तो मतलब वो जो विश जो आपने एक मुझे अभी एक फंडामेंटल बात बताई है। लेट मी एक्सप्लेन इट इन द सिंपल वर्ड कि आपने एक पोजीशन ली, एक आपने शेयर लिया, उस शेयर पे आपको दूसरे तीसरे दिन कुछ गेन नजर आया। अब थोड़ा-सा आपको आपको गेन नज़र आया, आपने सोचा दैट्स गुड। और फिर आपने देखा कि यार मैं अभी एग्ज़िट नहीं अभी नहीं होता, क्योंकि कुछ तजर्बे ऐसे आपने लोगों के देखे भी मज़ीद इसके ऊपर जाना है। फिर आपने देखा कि नहीं यार, वो गेन जो था विद इन द सेम डे या विद इन द नेक्स्ट डे वो थोड़ा-सा ल लूज़िंग साइड पे जाना शुरू हो गया। तो आपने सोचा नहीं यार, अभी मैं व्हाई शुड आई सेल ऑन लॉस? ₹2 का लॉस हो रहा है पर शेयर, मुझे क्या ज़रूरत है बेचने की? ये आपके ऊपर आएगा। लोगों ने मुझे बताया भी, जो साथ बैठे लोग हैं, दूसरे से पता लगा कि यार ये ऊपर जाएगा। जबकि मार्केट मार्केट के तो फैक्टर्स ही बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। किसी एग्ज़ैक्टली। समहाउ वो शेयर जब नीचे जाना शुरू हुआ, उस वक़्त भी आपने सही टाइम पे डिसीज़न नहीं लिया। एंड फिर हुआ क्या कि जब आपने बहुत नीचे पे चला गया, आपको बहुत परेशानी शुरू हो गई। तो फिर ऑब्वियसली इफ यू सेल एट दैट टाइम, तो यू आर ऑब्वियसली टेकिंग द बुकिंग द लॉस, वो लॉस जो कि आप अर्लियर स्टेज पे जो कि उसको कम लॉस बुक कर सकते अच्छा, ये ऐसी मिसाल इसकी ले लें कि अगर खुदा न ख़ास्ता आप ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से आपको एकदम से कोई ऐसा क्रॉसिंग आ जाती है और आप समझते हैं कि ब्रेक लगाना मुश्किल है, तो आपके हाथ-पाँव काम छोड़ देते हैं। तो ठीक। उस वक़्त बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं जो उस असाब पे, अपने मसल्स पे, अपने असाब पे, अपने ज़हन पे कंट्रोल करके फ़ौरन संभल जाते हैं, या शॉर्ट रोक लेते हैं गाड़ी को या टर्न कर लेते हैं। वो रेशियो बहुत कम होती है। तो हुँ, हमारी मिसाल जो शॉर्ट टर्म थर्ड कैटेगरी इन्वेस्टर्स, वो ऐसी है जैसे एक अनजान कमज़ोर मसल्स का ड्राइवर है और वो किसी चौराहे में फँस गया है, और उसके बाद वो मार्केट में जैसे उसको नज़र आया कि चौराहे में नहीं निकल पा रहा, तो वो कहीं कोई एक्सीडेंट करता है। हुँ, जनवरी में 2008 जनवरी में, तो मैंने इसको इमीडिएटली स्टडी किया। तो स्टडी करके मैंने एक बड़ी मज़े की एक एनालिसिस किया, और वो बड़ा माल है जो आज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, और उसमें ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो हमने एक सिस्टम बनाया, उसने काफ़ी कैटर कर लिया उसको। अच्छा, किया ये था कि हमने देखा कि
बहुत से स्क्रिप्ट्स जो अल्टीमेटली समझ लें कि 70% 80% लाख नीचे जा खुले जब मार्केट ओपन हुई कोई आफ्टर 4 मंथ्स, तो उसमें जो कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन ऑफ द क्लाइंट, कंसंट्रेशन मीन के मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट इन्वेस्टर्स किसी एक स्क्रिप्ट में घुसे हुए हैं। हम्म, वो कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं, नहीं लूंगा अभी, लेकिन जिसमें मैंने देखा कि 90% ऑफ द फ्री फ्लोट बास स्क्रिप्ट्स में लोगों ने कंज्यूम किया हुआ है, और वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है। तो कंसंट्रेशन की वजह से जब वो स्क्रिप्ट्स, अच्छा यूजुअली वो स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक पैरामिड कह सकते हैं, जिसके ऊपर बेस करती हैं ब्रोकरेज हाउसेज है कोई, तो उसने इन्वेस्टेड भी नीचे बहुत सी सिक्योरिटीज में, वो एक उसका एक इफेक्ट हुआ कि जब मार्केट गिरती गई और वो अपना इम्पैक्ट भी लेता गया, अल्टीमेटली जो मे बी अब 200 के शेयर्स था, अल्टीमेटली 30 रुपए क्लोज हो गया, और 200 का ये हालत शेयर हुई। अल्टीमेटली अच्छा 30 पे चला अब गया। सही है। 30 रुपए क्लोज हुआ, 300 वाले शेयर हमने 30 रुपए पे जा क्लोज कराया, देखा, सही बात, सही बात। मतलब ये हालत हो गई। लेकिन कंसंट्रेशन अगर देखें तो मार्केट में बहुत सीरियस कंसंट्रेशन उस वक्त थी, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स एक पर्टिकुलर कंपनी में सारी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो वही बात जैसे हमने पहले कर रहे थे कि लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सारे अंडे एक ही बकेट में डाले हुए। तो जब हम्म, मार्केट गिरी तो उसके बाद वो जो हालत हुई वो देखा 2008 क्राइसिस का। इसका वे आउट हमने निकाला, आज भी वो मार्केट में है, हमने कंसंट्रेशन मार्जिन लगा दिया। कंसंट्रेशन मार्जिन इस वक्त मार्केट, क्योंकि 2008 के बाद आज ऑलमोस्ट 2021 हो चुका है कि मार्केट में दोबारा क्राइसिस नहीं आया अभी तक, और वो व्हाट इज दैट मेन कंसंट्रेशन मार्जिन सर? व्हाट इज दैट कंसंट्रेशन मार्जिन? कंसंट्रेशन मार्जिन बड़ा मजे की चीज है जी। वो अगर मार्केट में आज तक फार्मूला वही चला रहा है जो मैं डिफाइन करके आया था। माशाल्लाह। वो फार्मूला ये है कि अगर आप क्लाइंट लेवल, 3 कंसंट्रेशन मार्जिन उसमें लगे हुए हैं। एक क्लाइंट लेवल कंसंट्रेशन क्या है इस स्क्रिप्ट्स में, एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स इतना कंसंट्रेट करके बैठे हुए हैं, जो अगर क्लाइंट में भी एक फर्ज करें 10% ऑफ फ्री फ्लोट एक पर्टिकुलर क्लाइंट के पास कोई ले लिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, उसकी लिमिट्स कम है तो उसको एक एडिशनल मार्जिन पे करना पड़ता है। ठीक। अगर स्क्रिप्ट्स में, उसी स्क्रिप्ट्स में मार्केट भी कंसंट्रेट करके बैठी है, ओवरऑल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी उसी स्क्रिप्ट में भी आप 20% या 30% पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो उसको एक एडिशनल मार्जिन मार्केट कंसंट्रेशन का पे करना पड़ता है। देन एक और उसमें कंसंट्रेशन है, जो है वो ओवरऑल स्क्रिप्ट्स के निकल के क्रॉस थी जो सिक्योरिटी है, उसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ पोजीशन ले चुके हैं लोग, और वो रेशियो ज्यादा है जो हमने रेशियो डिफाइन किए, वो जो फ्री फ्लोट के लिहाज से, या तो वो उसको एक और मार्जिन ऐड होता है। तो अगर इन केस इफ यू एंटर इन एबीसी स्क्रिप्ट्स और आपने उसे कंप्लीट किया हुआ है, मे बी टू के पोजीशन ऑफ 20% ऑफ फ्री फ्लोट, और मार्केट वाइड स्क्रिप्ट में और भी इन्वेस्टर्स हैं, और 50% फ्री फ्लोट मार्केट वाइड लेके बैठे हुए हैं, ओवरऑल मार्केट की पोजीशन अगर आप ले लें स्क्रिप्ट वाइज, तो अज्यूम करें कि अगर टॉप 20 स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो मे बी 30% पोजीशन मार्केट के लेके बैठा हुआ है, तो वो एडिशन, तो यू हैव टू पे 3 मार्जिन। जब आपको 3 पड़ते हैं, अज्यूम करें यूजुअली मार्जिन स्क्रिप्ट्स का है 12%, तो ऐड करके अगर उसको 25% मार्जिन देना पड़ता है, तो वो उसको कॉस्ट बेनिफिट नहीं उसका, क्योंकि जाहिर है अगर कॉस्ट आपकी ज्यादा है, यू आर पेइंग 20% मार्जिन, 25% मार्जिन ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, तो आपके लिए आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, आप उस स्क्रिप्ट से अपने आप को स्क्रिप्ट क्विट करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक अब फार्मूला उसमें सर ऐसा अपना है। थोड़ा सा बैंक बैंक में भी अगर आप देखें तो बैंक में भी उन्होंने अपने रिस्क को ऐसे मिटिगेट किया होता है, पर पार्टी लिमिट को भी उन्होंने रखा होता है कि एक एक्सपोजर इन वन पार्टी, हर बैंक जो है ना उसकी भी एक लिमिट है पर अच्छा पार्टी। बैंक और, हाँ जी। अच्छा बैंक बैंक की में मैं और बात कर स्टॉक रहा मार्केट हूँ, में जस्ट जस्ट फॉर एक्सटेंडिंग द जी क्रेडिट, मैं, वो भी आई करते हैं, अंडरस्टैंड। उन्होंने भी पर पार्टी लिमिट भी अपने रखी होती है कि अगर आपकी पर पार्टी इस लेवल तक चलेगी, इससे ज्यादा आप किसी एक पार्टी में अपना एक्सपोजर नहीं ले सकते। दिस इज वाइज। लेकिन लेकिन आप बिल्कुल सही, आप ये बताएं कि अगर यही मॉनिटरिंग स्टेट बैंक शुरू कर दे हम्म, तमाम बैंक्स लेवल पे, तो फिर डिफॉल्ट के चांस तो मिनिमाइज हो जाएगा ना। मेरी बात है। आप ठीक। एक बैंक में आपने पार्ट पार्टी पोजीशन रख ली है, लेकिन उसमें 10 बैंकों में पार्ट पार्टी पोजीशन अवेल कर रहा है, हम्म,
तो फिर ओवरऑल कंसंट्रेशन तो नहीं चेक कर सके आप। नहीं कर सकता। अगर ये स्टॉक मार्केट मार्केट का हो जाए में तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी बात आपने की है। तो कमिंग बैक टू द रिस्क ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो आपने कंसंट्रेशन मार्जिन सब बताए हैं, इसका मतलब इसमें भी मैं एक स्क्रिप्ट में अगर मैं एक अपना ओवर एक्सपोज होने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उसके सेफ्टी लेवल को उसकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन मार्जिन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, समथिंग लाइक दैट। यस। अच्छा, ठीक। अब इसमें एक बेनिफिट भी है कि एक तो अपर लिमिट होती है जी, आपने एक स्पेशली जो फ्यूचर स्क्रिप्ट्स हैं उसमें एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा आप ले नहीं सकते। ठीक। आप उस लेवल से उस लेवल पे एक अपर सीलिंग है, उसी लेवल के अंदर भी आपके पास कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है, इवन देन कि आपने ओवरऑल लेवल क्रॉस नहीं किया लेकिन एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से उसमें कंसंट्रेशन हो रही है सबकी, तो सही। आपको एडिशनल मार्जिन पे करना पड़ता है। अगर इफ यू आर ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो आप कंसंट्रेशन मार्जिन को स्टडी कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्क्रिप्ट्स में कितना रिस्क फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, ये बस। फार्मूला सिर्फ अभी हमारे, क्योंकि ये सब जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है हमारे पास होता है जो फ्यूचर में, जो डिलीवरेबल फ्यूचर है उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, या एक एक मार्जिन वाली सिक्योरिटी है जिसमें मार्जिन हैं, जिसमें मार्जिन फाइनेंसिंग होती है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं, तो उसमें तो कंसंट्रेशन फार्मूला लगा हुआ है, क्योंकि असल मार्केट में जितने आज तक क्राइसिस आए उसमें मेजर रोल जो प्ले किया है वो आपका मार्जिन फाइनेंसिंग ने किया है, मार्जिन ट्रेडिंग ने किया है, और फ्यूचर्स ने किया है, डीएफसीज में किया है। तो रेडी मार्केट तो उनको फॉलो करती है। तो अगर आप इन मार्केट जो आपकी फ्यूचर मार्केट है इनको आप कंट्रोल करते हैं थ्रू कंसंट्रेशन मार्जिन, तो रेडी खुद भी कंट्रोल होती है। सही। अच्छा अच्छा सर, ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, उसने अपने रिस्क को मिटिगेट करना है। जैसे आपने बताया यस कि स्क्रिप्ट को आप डाइवर्सिफाई कर लें और एक जगह आप अपने आप को कंसंट्रेट ना करें, और फिर ऑब्वियसली व्हेन टू एंटर इन द मार्केट एंड व्हेन टू एग्जिट। अब जब व्हेन टू एंटर इन द मार्केट, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या? उसने शेयर को एक पूरा वीक स्टडी किया है। अब स्टडी करने के बाद उसने अपने तौर पे ग्राफ बनाया है, उसको एनालिसिस देखे हैं, उसने अपने कंसल्टेंट के जो अपना जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उससे भी उन्होंने अपने डिस्कस किया है। तो हाउ टू एंटर इन द मार्केट विद ऑल द केयर्स एंड कॉशंस, क्या उसमें रिस्क कम हो जाएगा फिर शक्कर साहब? लेकिन सर बात ये है, जो लास्ट टाइम बात की थी कि आप रिसर्च को जरूर स्टडी करें। आपको बहुत सी समराइज फॉर्म में आप कम से कम आपको पैरामीटर मिल जाते हैं, ठीक है जी। वो आपके रिसर्च डिफरेंट हाउसेस की, डिफरेंट ब्रोकरी हाउस रिसर्च सेंटर जो है उस पर स्टडी करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इफ यू आर एजुकेटेड इन्वेस्टर और आप समझ रहे हैं, समझ सकते हैं, इफ यू आर अकाउंटेंट, इफ यू आर इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट हैं, आपको थोड़े फंडामेंटल पता है, तो अपना भी उन उन रिसर्चेस को खुद अपने लेवल पे भी उनको रिकन्फर्म करें, अपना एक व्यू भी बनाएं। क्योंकि रिसर्चेस तो मुख्तलिफ हाउसेस भी हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि कोई हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि हर रिसर्च के पीछे क्या मोटिव है। ठीक। रिसर्च रिसर्च का का पीछे मोटिव मोटिव नहीं देखना है, सही बात है। हर ब्रोकर हाउस का ये रिसर्च है। somebody is recommending you, for example script A, somebody is strongly recommending you script B, तो एक आम इन्वेस्टर है वो तो सब कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज है। तो उस बेसिस पे आपको रिसर्चेस को जरूर देखें, लेकिन आप कभी आपका जो मोटिव है रिसर्चर का उसको इग्नोर नहीं करें। ठीक। और आप कोशिश करें मार्केट में जब एंट्री लेते हैं तो जिस स्क्रिप्ट में जाना है, जिसकी रिसर्च आप ले रही है, तो उसकी कम से कम आपकी उसकी बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स जो उसने कोट किए हैं और वो रिकन्फर्म जरूर कर लें। और उसकी थोड़ा बहुत जो प्रॉस्पेक्टस हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस हैं, वो स्टडी जरूर कर लें। और थोड़ा सा एक एक दो रिपोर्ट पिछली पढ़ के देख लें, कि ऐसा तो नहीं कि पता चले कि आपको जिस बेसिस पे एक रिसर्च रिपोर्ट रिकमेंड कर रही है कि ये, क्योंकि इसने ये प्लान था इस वजह से मार्केट इसकी ये टारगेट है, और यही चीज पिछले साल भी हो, और ये सेम चीज उससे पिछले साल भी हो, पिछले साल तो रिकमेंडेशन आपके पास नहीं आई, इस दफा क्यों आ रही? तो बिल्कुल ये सही। चीजें आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है कि रिसर्च को जरूर देखें, और वो करंट रिपोर्ट पे यूजुअली बेस करती है। अब आपका काम है कि आप देखें कि यार जिस फंडामेंटल पे रिसर्च बनी है, ये फंडामेंटल पिछले साल भी ऐसी थी, तो पिछले साल इसका रेट क्यों 50% था, आज क्यों 100% हो गया? ठीक, सही। तो ये आई थिंक ये एक तो ये जरूर करना है कि मार्केट में। अच्छा, दूसरा एक चीज उससे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं असल कोट करना चाह रहा हूँ, मैं शबर जैदी साहब का एक बड़ा शबर साहब ही वाज माय चेयरमैन, रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन थे। तो मुझे शबर साहब अक्सर कहते हैं कि शफकर, कि आपकी मार्केट में लोग रेडी मार्केट के
जो वॉल्यूम्स को बड़ा कंसंट्रेट करते हैं, क्रेडिट मार्केट के वॉल्यूम को बहुत कंसंट्रेट करते ये हैं जो और हमारा पूरा इतना बिक फोकस गया जी, इतनी ट्रेडिंग हो गई है जी, टॉप स्क्रिप्ट पे जा रहा है, टॉप 10 में जा रहा है, ये जो चीजें होती है, ये खबरें बस इसमें कुछ है, तो दिस इज आल्सो अ फैक्टर, पीपल डोंट विदाउट कंसीडरिंग द रिस्क ऑन दैट, लोग उसमें एंटर हो जाते अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम कंसंट्रेट, कैश मार्केट में वॉल्यूम कंसंट्रेट होना जो है ये मार्केट के फंडामेंटल के अगेंस्ट है, कैश मार्केट के फंडामेंटल के अगेंस्ट है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारा तमाम रेगुलेटर, हैं। इवन फ्रंट लाइन भी है, एपेक्स भी है, सबकी ख्वाहिश इस वक्त की होती है वॉल्यूम क्या है। एवरी डे हम इशू प्रेस रिलीज क्या 1 बिलियन का वॉल्यूम हो गया, 2 बिलियन का वॉल्यूम हो गया, 5 बिलियन का वॉल्यूम हो गया। हम्म, हमें वॉल्यूम को बेस करते हैं क्योंकि हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वॉल्यूम से ड्राइव होती है। जो कि दुनिया में वॉल्यूम से रेवेन्यू स्ट्रीम अगर रेगुलेटर की होगी तो वो तो कोशिश करेगा, जैसे ब्रोकरेज हाउस है वो कोशिश करता है नंबर ऑफ ट्रेडिंग ज्यादा हो, इन्वेस्टर जितनी ट्रेड करेगा मेरा ब्रोकरेज बढ़ेगी। अगर रेगुलेटर का भी व्यू ये बन जाए कि जी मेरा वॉल्यूम की बेस पे मेरी रेवेन्यू टारगेट बड़े अच्छे हैं, जो मेरे फाइनेंशियल बहुत अच्छे हो जाएंगे रेगुलेटर के, आई थिंक ये मेरे ख्याल में दिस इज टोटली अगेंस्ट द फंडामेंटल ऑफ द कैश मार्केट। सही। अच्छा, अब शबर साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, वो कहते थे कैश मार्केट वो जो होती है पेंशनर्स के लिए सूट ज्यादा करती है। मार्क जो सेवर्स हैं, जो आपकी सेविंग कॉन्शियस लोग होते हैं, उनके लिए कैश मार्केट होती है। तो हमारी मार्केट सेवर्स पेंशनर्स के लिए या रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, या कम से कम एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी है, वो कुछ पैसे सेव करता है मंथली और वो चाहता है कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं, उसके लिए नहीं बन चुकी ये मार्केट। बेसिकली क्योंकि वॉल्यूम ड्रिवन है कैश मार्केट, और इसके साथ एक मार्जिन फाइनेंसिंग, मार्जिन ट्रेडिंग अटैच हुई, बदले पे लोग काम कर रहे हैं इस मार्केट में, जिसकी वजह से बड़ा इजीली अवेलेबल है बदला। मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं चेक करता, मैं चाहूँ मार्केट में आज भी मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं डबल पैसे ले सकता हूँ मार्केट से थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग। मेरी क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करता बैंक या जो बदला प्रोवाइडर है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपने कैश मार्केट को बेसिकली फ्यूचर मार्केट बना दिया है और बदला आपका 60 डेज का है। तो आपको कैश मार्केट को फ्यूचर मार्केट बना के आपने इन्वेस्टर्स को आउट कर दिया है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो पहली दो कैटेगरी हैं, जो एक लॉन्ग टर्म है और एक मॉडरेट है, उन दोनों को आपने आउट कर दिया है क्योंकि आपका जो बदला प्रोवाइडर है वो सपोर्ट करता है, इनकर्ज करता है जो 40% या 45% इन्वेस्टर्स हैं, जो डे ट्रेडर्स हैं या इंट्रा क्लियरिंग ट्रेड करते हैं, उसको ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जनरेट होते हैं। एवरीबॉडी इज हैप्पी कि वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत अच्छी है, हमारी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, हम प्रेस रिलीज देंगे, मार्केट क्रॉस करके ये कर दी। जबकि इसके रिवर्स में अगर दुनिया में जाए तो लोग जो जो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल जो प्ले करते हैं, जो एज ए टेक्निकल ग्राउंड्स पे, वो जाते हैं डेरिवेटिव्स पे, वो जाते हैं ऑप्शन, वो जाते हैं फ्यूचर्स पे। तो वो उनकी ग्राउंड ही अलग होती है। ये जो कैश मार्केट है ये ग्राउंड अलग होती है इसका। कैश मार्केट में मेरे व्यू में तो इसमें रेवेन्यू का बेस ही होना चाहिए किसी रेगुलेटर का, कि उसकी ख्वाहिश हो कि वो वॉल्यूम बढ़ जाए, हाँ वो 10 स्क्रिप्ट में हो या 15 स्क्रिप्ट में हो या 20 में हो, उसकी तो ख्वाहिश होनी चाहिए कि अगर मेरे पास 500 स्क्रिप्ट लिस्टेड है तो 500 में ट्रेड होने चाहिए, बेशक कम ट्रेड हो लेकिन ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। अब उस शफकत भाई नंबर ऑफ इन्वेस्टर करना ये चाहिए। बताइए, आपकी बहुत अच्छी आपके पॉइंट्स हैं माशाल्लाह टेक्निकली। अब हमारे जो इस टाइम जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये फोकस है फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स और उसकी रिस्क मिटिगेशन और रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादा मैं अर्न करना चाहता हूँ उतना रिस्क ज्यादा चला जाएगा, मैं अगर कम अर्न करना चाहता हूँ क्या उतना रिस्क कम हो जाएगा, ये कम अर्निंग की ख्वाहिश में बात कर मैं ज्यादा लूज भी कर सकता हूँ। मतलब से मैं कहता हूँ ओके जी, मैं 100 के बदले में 100 नहीं करना चाहता जी, 100 के बदले में मैं 10 करना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी सिलेक्शन अगर किसी स्क्रिप्ट की अगर प्रॉपर नहीं है तो मुझे उसकी कॉस्ट हाई रिस्क वाली भी तो हो सकती है सर। नहीं डेफिनेटली, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इन केस लॉन्ग टर्म आप, एक पहली बात है लॉन्ग टर्म करते हैं तो फिर आपको ये इशू नहीं है मार्केट डाउन जाए आप जाए, आपने तो टारगेट करना है कि मुझे मेरी सेविंग है ये पड़ी रहेगी, मैं नीड बेस पे निकालूंगा। अगर मॉडरेट करता हूँ जैसे तो फिर मुझे दोनों बकेट्स में अपने दोनों एग्स रखने चाहिए, एक जो बड़ा हाई रिटर्न वाला है जिसमें आप समझ लें कि एक उसकी जो अ, उसकी यील्ड बहुत अच्छी है जो आपकी शॉर्ट टर्म है, और एक जो है मॉडरेट है और एक बिल्कुल लो है।
तो मेरा रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और मुझे एक मॉडरेट किस्म के रिटर्न मिलेगा। अगर लॉस भी होगा तो मुझे मॉडरेट लॉस होगा, ठीक है। तो देखिए हमने पर्पस छोटे स्मॉल इन्वेस्टर के लिए तो यही रिकमेंडेशन है कि वो अपने रिस्क को या तो लॉन्ग टर्म पहली कैटेगरी में जाए, स्मॉल इन्वेस्टर्स, और बहुत उसने बिल्कुल उसके कोई अर्न करना चाहते हैं सेकंड कैटेगरी जिसमें मॉडरेट जनरेशन है, वो मॉडरेट में जाए जिसमें अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करे और कोशिश करे, अगेन मैं कह रहा हूँ कोशिश करे कि किसी को भागते हुए लोगों को फॉलो नहीं करें। एक बिला वजह एक लोग भाग रहे हैं एक चीज तो बगैर सोचे हुए उस सिमत में भागना शुरू ना कर दें। तो जरूरी नहीं कि वहां जिस पर भाग रहे हैं उनका क्या इशू है, बगैर जाने हुए आप उसका पार्ट ना बने। ये छोटे इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतर है कि दो ही कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में तो उसको जाने का सेंस बनता ही। बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं शफकत भाई, और बड़ी अच्छी बात के रिस्क को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, केयरफुल अपने एंटर होना है और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी है, स्टडी करनी है, लॉन्ग टर्म करना है। दिस इज व्हाट द एडवाइस इज। रनर्स के पीछे नहीं भागना। जैसे भागते क्यों भाग रहे हैं, उनका अपना रिस्क लेने का मे बी दे हैव द स्टैमिना फॉर दैट रिस्क। आपने हर एक की अपनी पोजीशन है। एवरी पर्सन, मेरे साथ बैठे हुए दोस्त हैं, उनकी अपनी पोजीशन हो सकती है, मेरी अपनी पोजीशन हो सकती है। मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू क्विट। ये वाकई ये वो अक्ल की बातें हैं। थोड़ा सा इसमें, अच्छा इसमें अगर मेरे अंदर का जो बंदा बैठा हुआ है जो मुझे टेम्पटेशन देता है, तो उसको लिए हम क्या कहेंगे? पैशंस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या कंट्रोल योर सेंटिमेंट्स कहेंगे या क्या कहेंगे? आई थिंक ये सबसे क्योंकि आई एम योगी, योगा भी करता हूँ, तो बेसिकली तो आपका अपने आप को कंट्रोल करना है। आप ये नहीं, अगर आप कंट्रोल करना सीख गए अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, तो फिर तो आप विनर हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा। मैं शेख साहब, मैंने कोई 25 साल 26 साल इस कैपिटल मार्केट में गुजारे हैं। आप बिलीव कर सकते हैं आज मेरी पूरी लाइफ में एक तो कि कभी मैंने स्टॉक मार्केट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं की, नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। जब मैंने स्टॉक मार्केट से क्विट किया, म्यूचुअल फंड में गया, तब मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की। मैं अगर टोटल कैलकुलेट करूं, टोटल पूरे अपने 26 साल कैरियर में, तो मैं जब मार्केट की नर्व्स पे बैठने के बावजूद भी शायद मैक्सिमम टर्नओवर मेरा अगर होगा तो 20-25 लाख से ज्यादा नहीं होगा ओवर द 26 ईयर। ओवर द 26 ईयर में जब एवरेज 1 लाख पर ईयर हो गया सर, एवरेज इन्फ्लुएंस। 5 लाख। और ये इसमें वो पीरियड निकाल दें कि जिस पीरियड में मैं स्टॉक मार्केट में जॉब करता हूँ। एंड ओवरऑल यू आर लूजर और यू आर गेनर, व्हाट वाज द आपकी बॉटम लाइन? देखिए सर, मेरा बात ये कि मैं आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म गेनर। ठीक है। जिंदगी में मैंने सोचा हुआ है कि जब मैंने प्राइस बॉन्ड भी लेता हूँ तो कभी एक दो दो कंटिन्यूसली उसके प्राइस बॉन्ड निकलते मैं प्राइस बॉन्ड सेल कर देता हूँ। और मेरा फार्मूला है, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जब आपको शॉर्ट टर्म नजर आए तो प्लीज रास्ता चेंज कर लें। तो बात यह है कि आज उसी वजह से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शायद प्रॉब्ली अपने दोस्तों में से, अपने क्लास फेलो में से शायद किसी से बेहतर नहीं तो उनके बराबर जरूर हूँ इन टर्म ऑफ माय वेल्थ। जो मैंने अर्न किया है मैंने सेव किया, मैंने लूज नहीं किया। माशा, ये बड़ी अच्छी सबक आपने दिए हैं आज का एपिसोड, क्योंकि टाइम की एक लिमिट होती है। शफकत भाई, आप मजीद इसमें कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे अब लगता है, लास्ट में मुझे सब ये लगता है बताऊं। कि ये रिस्क वाला काम है या अवेयरनेस ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर, शायद इसमें हमें मजीद ये कोई ना कोई बात कंटिन्यू करेंगे और एपिसोड करने पड़ेंगे, क्योंकि इट वोंट एंड अप इन 1 और 2 एपिसोड। मजीद इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें? बाकी हम इंशाल्लाह हम अच्छा, इसको ये लास्ट में सर ये कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ जो जी जो बताइए। हमारे जो यूजुअली जो मार्केट एपिसोड चलते हैं, जो हुए हैं आज तक, जिसमें लोगों ने लूज किया है, वो अपने एसेट्स को लूज किया। सर दो तीन चीजों पे ख्याल रखें अगर वो मार्केट में इन्वेस्टर्स बनना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि अपने एसेट्स अपने कंट्रोल में रखें। अपने आप एसेट्स अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है जी। रखें, आप अपने भाई पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते अगर आप समझते हैं, क्योंकि इंसान जब जब वो कहते हैं ना, बंदरिया को जब क्रॉस करती है और आग आ जाती है तो वो अपने बच्चों को नीचे रख के ऊपर से गुजर जाती है। हम्म,
तो ये ख्याल करें कि कभी भी किसी हाथ में इन्वेस्टर देंगे तो जैसे हमारा स्टेमिना नहीं है, हमारी टॉलरेंस लेवल इतना नहीं है, हमारे पेशेंस नहीं है, तो जब वो लूज गिरने लगता है तो वो कोशिश करता है कि स्टेप बनाए आपके एसेट्स की। पहले आपके एसेट के स्टेप बनाएगा, फिर वो गिरेगा। कोशिश करेगा उसको नीचे रखे, उस पे गुजरने की कोशिश करे। तो अपने एसेट्स की खुद प्रोटेक्शन करें। इस वक्त मैं जब कैपिटल मार्केट में था तो मैं कैपिटल एसेट सेग्रीगेशन करके आया था कि किसी के सब अकाउंट में अगर एसेट्स हैं, दे कैन नॉट बी प्लेज्ड फॉर द पर्पस विद इन अ क्लियरिंग हाउस, विद द क्लियरिंग कंपनी, विद द बैंक्स। आज अगर कोई प्लेज कर भी देगा तो वो यूजलेस है उसके लिए। पहले ये था कि आप प्लेज करके अपनी पोजीशन लेके दूसरे इन्वेस्टर की पोजीशन लेके उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, लेकिन आज ये प्रोटेक्शन है। अगर आपके सब अकाउंट में एसेट्स पड़े हुए हैं तो किसी पे प्लेज नहीं कर सकते, आप किसी को डिलीवर नहीं कर सकते विदाउट ट्रांजेक्शन। लेकिन मार्केट में आप जो यूजुअल ट्रांजेक्शन है, आप यू कैन सेल द ट्रांजेक्शन। आप ब्रोकर आपका है या आपका कोई अजीज है तो बेचने के लिए उसको खुले हाथ हैं, जब चाहे बेच दे और डिलीवर कर दे। और पैसा कैश तो कंट्रोल में नहीं, कैश तो बैंक में पड़ा हुआ है, जब चाहे बैंक विड्रॉ करे। अपने एसेट्स अपनी हिफाजत में रखे और इस पे देखे जरूर कि ये एसेट्स कहाँ है। और ये ऐसी प्रिकॉशन आपने बताई है, बहुत अच्छी आपने थर्ड बात ये है कि प्लीज किसी ब्रोकर पे, किसी कस्टोडियन के नाम पे न जाए। बड़े बड़े नाम मार्केट से आउट हो गए और सबसे बड़ा लॉस करके गए, जिनके बारे में सोचते नहीं थे कभी हम कि ये कभी भाग जाएंगे या कोई लूज कर जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि उन्होंने आपसे फ्रॉड किया हो। हाँ, ज़रूरी है कि उनकी इंटेंशन खराब हो, लेकिन ज़ाहिर है मार्केट के तो बिल्कुल ही मार्केट में वो पीछे जब 10 इन्वेस्टर उसके अपने भाग गए, उसने 10 और का माल उनको दे दिया, ये मार्केट में लूज कर। तो आप अपने एसेट की प्रोटेक्शन खुद करें। आप स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, आप यू कांट अफोर्ड कि वो आपके एक वन फाइन डे यू आपकी किटी में कुछ ना रहे। तो ये फिर एक एपिसोड हम आपके साथ करेंगे। ज़्यादा ये जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है, इन्वेस्टर के बारे को एजुकेट करने का प्रोग्राम है, क्योंकि आप एक कहते हैं ना कि यू हैव बीन द चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इतना बड़ा एक ऑब्वियसली आपके पास पोजीशन थी, रिस्क के बारे में और फिर अंदर की बातें भी आपको पता है कि किस तरीके से हमारे जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऑपरेट करते हैं थ्रू ब्रोकर्स थ्रू। तो ऑब्वियसली आपके अच्छे बहुत यूजफुल मशवरे। और शौकत भाई, इसमें मज़ीद आप ऐड कुछ करना चाहेंगे या फिर इसको हम कंक्लूड अच्छी बात सर। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे हमारे चैनल जिस पे हम कम से कम इन्वेस्टर्स के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो लोगों को इसको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको मैक्सिमम व्यू करना चाहिए और इसमें डेफिनेटली कमेंट्स भी पास करने चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती है तो डेफिनेटली लोगों को करनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी। अपना एक्सपीरियंस आपने क्वालिटी एक्सपीरियंस शेयर किया, क्वालिटी बातें की सर, है। दिस वाज माय प्लेयर सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसान रास्ते दिखाने की, आसान रास्ते बताने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।